कहानी की शुरुआत में हम यांग जीसू नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अपनी रिसर्च को लेकर वो इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने असिस्टेंट तक को मार दिया था जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग दरवाजा तोड़कर उसकी लैब में घुस जाते हैं और उसे समझाते हैं कि इस दवाई से उसकी बेटी ठीक नहीं होगी। अगर वो जिंदा हो भी गई तब भी वो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यांग उन्हें कहता है कि मेरा ये फार्मूला काम करता है, मैंने खुद को भी ये इंजेक्शन लगाया है और देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। डॉक्टर जैसे ही अपनी बेटी को वैक्सीन का डोज देने जाता है, मजबूरन पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ती है। उन लोगों ने उसकी सारी दवाइयां अपने कब्जे में कर लीं, लेकिन जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने जा रहे थे, अचानक वहां पर एक हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उनके पास की सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। यांग जानता था कि अब वो नहीं बचने वाले, इसलिए वो बिल्डिंग गिरने से पहले अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगाना चाहता था। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही बिल्डिंग भूकंप की चपेट में आ गई और वो सभी उसके नीचे दबकर मर गए। ये भूकंप कोई मामूली भूकंप नहीं था, इसकी वजह से पूरी दुनिया बंजर बन गई। अब लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं था और सभी लोग साफ पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर थे, जो साल भर होने का नाम नहीं लेती थी। जो लोग इस भूकंप में बच गए उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप बना लिए थे और इन लोगों को जिंदा रहने के लिए हर दिन साफ पानी और खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। हम यहाँ पर किम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आज शिकार के लिए किसी जानवर की तलाश कर रहा था। अपने कैंप से कुछ दूर आते ही उसे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। किम ने बिना देर किए उसे तीर मारा और उसके मरने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद उस मगरमच्छ का शरीर हिलना बंद कर देता है तो उसे लगा कि वो मर चुका है। किम धीरे धीरे उसकी ओर जाता है, लेकिन जैसे ही उस मगरमच्छ को उसकी आहट महसूस हुई उसने उस पर हमला कर दिया। किम अपनी जान बचाने के लिए एक कार में जाकर छुप जाता है, पर वो मगरमच्छ उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे खाना चाहता था, इसलिए वो कार की खिड़की तोड़कर कार के अंदर घुसने की कोशिश करता है। किम उसके मुंह का निवाला बनने ही वाला था कि तभी वहां उसका दोस्त डैनियल आ जाता है और उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस मगरमच्छ का सिर काट कर उसे मार डालता है। किम और डैनियल जो भूकंप से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्हें खाने के लिए जो भी मिलता था वो उसे आपस में बांट लेते थे। इसके बाद हम हाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ कैंप में रहती थी। जब से भूकंप आया था तब से उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी। हाना की दादी को लगता था कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है और ये मुश्किल वक्त जल्द ही कट जाएगा, लेकिन हाना को कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में इंसानों को जानवर बनते हुए देखा था। लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया था और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो भी धीरे धीरे क्रिमिनल्स बनते जा रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं है कि भूकंप से पहले की दुनिया कैसी थी। उधर हम डैनियल को देखते हैं जो उस मगरमच्छ को काटकर उसका मीट कैंप के लोगों को बेच रहा था। एक औरत डैनियल के पास आती है और उसे ढेर सारी ज्वेलरी देते हुए कहती है इनके बदले में उसे उस मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए। लेकिन किम उस गोल्ड के बदले इतना सारा मीट देने से मना कर देता है क्योंकि उसके गोल्ड की अब कोई कीमत नहीं थी। वो बोला, भूकंप को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें खाने और पानी की जरूरत थी, न कि किसी कीमती चीज की, भले ही उनकी कीमत करोड़ों में क्यों ना हो। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तभी हम आपको कुछ देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर वो औरत निराश हो जाती है। उसे परेशान देख डैनियल से रहा नहीं जाता और वो उसे एक सांप देते हुए कहता है कि आज ये तुम्हारा आखिरी बार है, इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वहां हाना भी आ जाती है। डैनियल हाना को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का पर्पस था। हाना उसे हर बार की तरह खाने के बदले में एक पेंटिंग देती है जिसे डैनियल खुशी खुशी अपने पास रख लेता है। किम हाना को पसंद करता था, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि कहीं हान उसे मना ना कर दे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। डैनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी हरकतें बता रही थीं कि ये लोग गुंडे मवाली थे। उनमें से एक उन्हें कहता है कि वो लोग पुलिस से हैं और वो किसी की तलाश कर रहे हैं। वो कैंप के लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और सबसे उस आदमी के बारे में पूछते हैं। हालांकि स्केच तो बस एक बहाना था। उस स्केच की आड़ में वो अपने पसंद के किसी भी आदमी या औरत को अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे।
एक आदमी जब उनके साथ जाने से मना करता है तो वो उसका हाथ काट देते हैं, जिसे देखकर कैंप के बाकी लोग डर जाते हैं। डैनियल चुपचाप अपने काउंटर पर खड़ा उन लोगों को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं करता और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो ले जाने देता है। पर तभी उनमें से एक की नज़र हाना पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो सब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। किम उसे बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत मारते हैं। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो डैनियल उन्हें रोकने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो उन्हें बहुत मारता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। इसी बीच उसने ये भी नोटिस किया कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी था। एक आदमी बहुत मार खाने के बाद उसे बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ कुछ लोग रहते हैं और वही हमें पीने के लिए साफ पानी देते हैं। डैनियल उन लोगों को जाने देता है और कहता है कि उनमें से कोई भी उसे दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। एक दिन जब किम और डैनियल शिकार के बाद अपने कैंप में लौटे तो उन्होंने देखा कि सूट बूट पहने कुछ लोग हाना और उसकी दादी से बात कर रहे थे। डैनियल उन लोगों को हाना से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसकी दादी उसे बताती है कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था। उनमें से एक लड़की जिसका नाम चोई था, वो डैनियल से कहती है कि हमारे पास पीने का साफ पानी और खाने का बहुत सारा सामान है और हम हाना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डैनियल हाना को ऐसे ही कुछ अनजान लोगों के साथ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन वो लोग डैनियल को बहुत आसानी से इस बात का भरोसा दिला देते हैं कि अपार्टमेंट की जिंदगी यहाँ से बहुत बेहतर है। वो कहते हैं कि वहाँ पर हाना की उम्र के ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ रहकर हाना बहुत कुछ सीख सकती है। किम भी हाना के साथ जाना चाहता था, पर चोई उसे बताती है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं जिनका खुद का परिवार हो। डैनियल को पता था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है और उन लोगों के चमकते हुए चेहरे देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि इन लोगों की जिंदगी उनसे कहीं बेहतर है। इसलिए वो भी हाना को उन लोगों के साथ जाने के लिए कहता है। हाना जाने से पहले किम को एक पेंटिंग देती है जो उसने कल रात को ही बनाई थी। किम समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो हाना से कहता है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किम अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो डैनियल से कहता है कि अगर तुम उस बाजार वाली औरत से शादी कर लो और मुझे गोद ले लो तो हम भी हाना के पास जा सकते हैं। जिस पर डैनियल उसे कहता है, दुनिया खत्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने वसूलों को ही भूल जाए। मैं उस औरत से शादी नहीं करने वाला, इसके बारे में दोबारा सोचना भी मत। हाना के जाने के बाद डैनियल बहुत दुखी था। आज उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो शिकार के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम हाना और उसकी दादी को देखते हैं जिन्हें वो लोग अपने साथ अपार्टमेंट की ओर ले जा रहे थे। हाना को वहां पर अपनी ही उम्र की एक और लड़की मिलती है और वो उस अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हाना की दादी कई घंटों से पैदल चल रही थीं, जिसकी वजह से उनके पैर में मोच आ जाती है और अब उन्हें आगे चलने में दिक्कत हो रही थी। चोई अपने कुछ लोगों से कहती है कि वो उन्हें पास के ही एक मेडिकल सेंटर में लेकर जाए। हाना भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझाया जाता है कि उसका आगे बढ़ते रहना जरूरी है। हाना को ये भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी दादी जल्द ही उसके साथ होंगी, लेकिन फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ मिनट और आगे चलने के बाद हाना देखती है कि मिलिट्री के कुछ लोग अपनी कारों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हाना उनसे कहती है कि अगर ये गाड़ियां इतनी पास थीं तो आप लोगों ने मेरी दादी को मेडिकल सेंटर क्यों भेज दिया? ये लोग हमारे पास भी तो आ सकते थे। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो आगे जाने से मना कर देती है। मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी दादी के लिए सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। वो जैसे ही यहाँ तक पहुँच जाएंगी हम उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। पर हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ बच्चे भी थे जो कल सुबह तक बिना खाना और पानी के बीमार हो जाते। वो दूसरी लड़की हाना को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे दादाजी भी तुम्हारी दादी के साथ गए हैं, ये लोग उन्हें भी कल अपार्टमेंट में ले आएंगे, लेकिन तब तक हम यहाँ नहीं रुक सकते। हाना अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, पर वो उन लोगों से ज्यादा देर लड़ नहीं पाती और उसे मजबूरन अपनी दादी के बिना ही वहां से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो लोग हाना की दादी को मेडिकल सेंटर लेकर जा रहे थे। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नजर नहीं आती। वहां बस बंजर जमीन और मलबा पड़ा हुआ था। जल्द ही वो एक गहरी खाई के पास पहुंच गए, जहां वो उस बुजुर्ग आदमी को धक्का देकर मार डालते हैं। इत्तेफाक से किम भी उसी जगह पर शिकार की तलाश कर रहा था, जो ये होते हुए देख लेता है। उसने दादी को बचाने की कोशिश की, पर वो लोग उन्हें भी मार देते हैं। सबूत मिटाने के लिए वो किम पर भी हमला करते हैं, लेकिन एंड मौके पर डैनियल उसे बचा लेता है। उन लोगों ने 2 बूढ़े और लाचार लोगों का खून किया था,
इसलिए डैनियल भी उन्हें मारने से पहले उन पर जरा भी रहम नहीं करता। लेकिन जल्दी ही कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि ये लोग मरने के बाद भी जिंदा थे और उनकी चोटें भी बहुत जल्दी ठीक हो रही थीं। दोनों उन लोगों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उन्हें मार पाना लगभग नामुमकिन था। जल्द ही वो कमजोर पड़ने लगे। इससे पहले कि दोनों उनके हाथों मारे जाते, अचानक वहां एक लड़की आ जाती है जो इन सुपरह्यूमन से लड़ने में उनकी मदद करती है। वो कहती है कि अगर इन्हें मारना है तो इनके सिर को इनकी बॉडी से अलग करना होगा, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्द ही उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम ली युन है और वो एक आर्मी ऑफिसर है। जिस दिन भूकंप आया था उस दिन वो और उसके साथ के कुछ ऑफिसर्स जिंदा बच गए थे। उन्होंने कई महीनों तक बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उन सभी के रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना ढूंढना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें आखिरकार ऐसी जगह मिल ही गई जहां पर पीने के लिए पानी बचा हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक बिल्डिंग भी मिल गई और पूरे शहर में वही इकलौती बिल्डिंग थी जो इतने बड़े भूकंप के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी थी। हम लोगों ने मिलकर उस जगह को रहने लायक बनाया। वो सभी धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक दिन वहां एक आदमी आया। पता चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर यांग जीसू था, जिसने पता नहीं कैसे पर इस अर्थक्वेक को सरवाइव कर लिया। ली कहती है कि वो आदमी एक डॉक्टर था और हमें एक डॉक्टर की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। जीसू शुरुआत में तो सबसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन उसके आने के बाद बच्चे अचानक से गायब होने लगे। मुझे जब उस पर शक हुआ तो एक दिन मैं उसके पास गई और उससे उन गायब हुए बच्चों के बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो कोई आम दवाई नहीं थी। उस इंजेक्शन की वजह से वो उस बिल्डिंग में महीनों तक फंसा रहने के बाद भी जिंदा बच गया। वो ली को बताता है कि उसकी ये दवाई इंसानों का भविष्य है, लेकिन ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी सैम नाम का एक ऑफिसर डॉक्टर यांग की मेडिसिन का नमूना दिखाने के लिए दूसरे ऑफिसर को उसकी आंखों के सामने गोली मार देता है। लगा जैसे वो मर गया, लेकिन गोली लगने के कुछ ही सेकंड बाद ही वो फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। सभी मिलकर ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर यांग उनके लिए भगवान से कम नहीं, लेकिन ली को सिर्फ उन बच्चों की परवाह थी जो डॉक्टर के आने के बाद गायब हो गए थे। वो समझ गई थी कि उसकी इस दवाई की कीमत कहीं ना कहीं उन बच्चों को चुकानी पड़ रही थी। वो इसके बारे में सभी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर सैम उसे शूट कर देता है, जिसके बाद ली को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। उस दिन से वो उन लोगों से भाग ही रही है और अब तो उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो गया है। डेनियल समझ गया था कि हाना की जान खतरे में है और अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और उसके साथ आए हुए बाकी लोगों का स्वागत किया जाता है। डॉक्टर यांग उन्हें बताता है कि उसके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पर वो सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पर उनकी परमिशन के बिना ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। उन सभी को पीने के लिए साफ पानी की एक बोतल दी गई, जिसे पाकर सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन हाना अभी भी अपनी दादी के बारे में सोच रही थी। चोई उसे बताती है कि वो अभी भी हेल्थ सेंटर में हैं और उन्हें यहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। बेचारी हाना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी दादी मर चुकी है और ये सब उसे झूठ बोल रहे थे। जल्द ही बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। बच्चों के माता पिता उनसे पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रह सकते, जिस पर चोई उन्हें कहती है कि ये यहाँ के नियम हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता है। इन लोगों ने बच्चों के लिए एक एग्जाम सिस्टम भी बना रखा था। जिस बच्चे के एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आते थे उसके पेरेंट्स को मुफ्त खाना मिलता था और बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा पानी दिया जाता था। उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे बना दिया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचना ही छोड़ दें और उनकी सारी सोच सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करने में लग जाए। हम देखते हैं कि उनके पास सच में पीने के लिए बहुत सारा साफ पानी था और उस पानी को फिल्टर करने की जिम्मेदारी भी बच्चों और पेरेंट्स पर ही थी। उधर ली और डेनियल उन लोगों पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। इसके बाद डेनियल उन लोगों के पास गया जिन्होंने उसके कैंप पर हमला किया था। ये लोग गुंडे मवाली थे और साफ पानी पाने के लिए अक्सर उस अपार्टमेंट में आते जाते रहते थे। उस गैंग का बॉस, जो डेनियल से पहले से ही चिढ़ा हुआ था, वो अपने लोगों से कहता है कि आपस की लड़ाई छोड़कर सबसे पहले उसे मारो। इसके बाद सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इतनी तादाद होने के बावजूद भी कोई डेनियल का बाल भी बाका नहीं कर पाता। उसे सिर्फ ये जानना था
कि वो उस अपार्टमेंट में कैसे जाते हैं। उनका बॉस उसे बताता है कि वो लोग उन्हें बच्चों और टीनेजर्स के बदले पीने के लिए साफ पानी देते हैं। वही लोग हमें यह भी बताते हैं कि उन बच्चों को किस दिन उन्हें डिलीवर करना है। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि बिना परमिशन के अगर उनके भरोसे का आदमी भी वहां दिखाई दिया तो उस पर गोली चलाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते। इसी बीच हम देखते हैं कि हाना को क्लास के बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये बच्चे वहां काफी टाइम से थे। हाना नोटिस करती है कि उनमें से कोई भी बच्चा उसे देखकर खुश नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी बहुत थके हुए हैं और उन्हें नींद की जरूरत है। चोई उस अपार्टमेंट में एक टीचर थी जिसका काम था बच्चों को डॉक्टर यांग की रिसर्च के बारे में पढ़ाना। हाना के साथ वाली जो लड़की थी वो यहाँ आकर बहुत खुश थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे यही जिंदगी चाहिए थी, लेकिन हाना वैसी नहीं थी। उसे बस अपनी दादी की चिंता हो रही थी। पढ़ाते वक्त जब चोई देखती है कि हाना का क्लास में ध्यान नहीं है तो वो उसे सबके सामने डांटने लगती है, लेकिन हाना अब उनके झूठ से तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि पिछले 2 दिनों से उसने अपनी दादी को नहीं देखा और ऊपर से यहाँ सभी लोग पता नहीं क्यों पर डॉक्टर यांग की तारीफ ही करते रहते हैं। वो बोली, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ लोगों के पास पिछले 7 महीनों से पीने के लिए पानी नहीं है और यहाँ तुम लोगों के पास इतना पानी है कि तुम लोग उस पानी से नहाते भी हो। अगर डॉक्टर यांग इतने ही अच्छे आदमी हैं तो वो थोड़ा पानी उन लोगों में क्यों नहीं बांट देते। चोई हाना को समझाती है कि तुम उन कुछ खास लोगों में से हो जिन्हें जिंदा रहने का हक है। जो लोग बाहर हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से डॉक्टर यांग ने अपनी बेटी को खोया है। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर यांग भी आ जाता है और वो हाना को बताता है कि वो अपनी दादी से जल्द ही मिल पाएगी। पूरी रात खुले आसमान में पैदल चलने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यांग उसे पीने के लिए पानी देता है और कहीं ना कहीं वो उसे उस पानी को पीने के लिए फोर्स कर रहा था। हाना समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उस पानी को नहीं पीती, पर उसके साथ वाली वो लड़की पानी पी लेती है। वो यांग से कहती है कि वो उनके इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ देना चाहती है, जिसके बाद यांग उसे क्लास के बाद अपनी लैब में आने को कहता है। रात में जब सभी बच्चे सो जाते हैं तो हाना चुपके से अपने बिस्तर से उठकर डॉक्टर यांग की लैब में जाती है। वहां वो देखती है कि यांग पिछले कई सालों से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके पास इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी थे। उस दूसरी लड़की के पेरेंट्स से वादा किया गया था कि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन जब वो काम करने के बाद एक ऑफिसर से अपनी बेटी से मिलने के लिए कहते हैं तो वो ऑफिसर उन्हें पहचानने से ही मना कर देता है। उन लोगों ने कई दिनों से अपनी बेटी को नहीं देखा था, जिस वजह से उनका सब्र टूट जाता है और वो सभी लोगों के सामने उस ऑफिसर से लड़ने लगते हैं। यांग उनसे मिलने आता है और उनसे वादा करता है कि वो उन्हें उनकी बेटी से जरूर मिलवाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी से अभी मिलना चाहते थे। जिसके बाद यांग उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और उस लड़की के पेरेंट्स भी उसके साथ उसकी लैब की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हाना देखती है कि उसकी दोस्त को उन लोगों ने एक स्ट्रेचर से बांधकर उसके सिर पर एक अजीब सा हेलमेट लगाया हुआ था। उसकी गर्दन से एक पाइप जुड़ा हुआ था जिसमें से एक लिक्विड निकलकर एक बोतल में इकट्ठा हो रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी क्लास के सभी बच्चों की गर्दन पर शार्प कट के निशान क्यों थे। यांग ने उन सभी की बॉडी से एक खास तरह का लिक्विड निकाला था ताकि वो उससे अपनी मेडिसिन बना सके। हाना को जब यांग की आवाज आती है तो वो तुरंत एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। उस लड़की के माता पिता जब अपनी बेटी की ये हालत देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। यांग उन्हें उसे छूने से मना करता है। उस लड़की का पिता उससे अपनी बच्ची की जान की भीख मांगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यांग ने अपनी बेटी के आधे कटे हुए शरीर को अभी तक बचा कर रखा था। वो समझ जाते हैं कि इस डॉक्टर का दिमाग हिला हुआ है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी की गर्दन से पाइप निकाल देते हैं, लेकिन पाइप निकलते ही लड़की का दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने यांग की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। गुस्से में वो अपना आपा खो बैठता है और एक धारदार ब्लेड से उन पर हमला कर दोनों को मार डालता है। हाना छिपकर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती क्योंकि यांग शीशे में उसकी परछाई देख लेता है और वो पकड़ी जाती है। उधर डेनियल और ली दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं क्योंकि आज उनके डिलीवरी करने का दिन था। वो सभी जब उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जाते हैं तो उस गैंग के लीडर के चेहरे की इतनी बुरी हालत देखकर उन सोल्जर्स को उन पर शक होने लगता है। वो जब ट्रक खोलकर देखते हैं तो उन्हें पीछे किम और ली दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। सोल्जर उनसे कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज हम कोई नया शिपमेंट नहीं लेंगे, तुम अभी इसी वक्त वापस चले जाओ।
डेनियल अब इतने पास आकर पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए वो उन्हें कुचलता हुआ गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। वॉन देखता है कि ली फिर वापस लौट आई है, पर इस बार वो उसे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। वो अपने सभी सोल्जर्स को उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद उनकी पूरी टीम उन तीनों को घेरकर फायरिंग शुरू कर देती है। दूसरी ओर यांग हाना की गर्दन में वही पाइप लगाकर उसकी बॉडी से वो लिक्विड निकालने की तैयारी शुरू कर देता है। हाना इस पूरे प्रोसेस के दौरान होश में थी। यांग उसे बताता है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो कहता है कि ये जो तुम्हारी बॉडी में खास लिक्विड है, यही मुझे जिंदा रखता है, लेकिन मैं इसे सीधे तुम्हारी बॉडी से नहीं निकाल सकता, इसलिए हम तुम्हें इतना सारा पानी पिलाते हैं। उस पानी के अंदर एक खास तरह का केमिकल होता है जो इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान कर देता है। डॉक्टर अपने हर एक पेशेंट को अपने सारे सीक्रेट बताया करता था। उसे इससे खुशी मिलती थी, क्योंकि वो जानता था कि ये सभी बच्चे या तो मर जाएंगे या फिर इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ली आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने साथियों को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ वो 3 लोग काफी नहीं थे। ली जब उन्हें ढूंढते हुए बेसमेंट में गई तो उसने देखा कि उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं थे। उसके जाने के बाद यांग ने उनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से वो सभी एक चलती फिरती लाश बन गए। ली को देखते ही वो उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ना चाहकर भी उसे उन सभी को मारना पड़ता है। ली उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते। लेकिन डेनियल हाना को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला था। इसके बाद वो सभी सोल्जर्स को मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। पता चलता है कि हर किसी के पास वो सुपर ह्यूमन सीरम नहीं था। उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी के सभी लोग आम इंसान ही थे। इसके बाद वो तीनों अलग अलग होकर आगे बढ़ने लगते हैं। ली जब लैब की ओर जा रही थी तो वॉन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम इन लोगों से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ली समझौता करने को तैयार नहीं थी। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, पर वॉन के पास सुपर ह्यूमन पावर्स थी, इसलिए ली उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। वॉन ली को मारकर अपार्टमेंट से नीचे फेंक देता है और फिर बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। उधर किम चोय को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे लैब में लेकर चले। ऊपर जाते वक्त उसे रास्ते में वॉन मिलता है, जो उसे आगे नहीं जाने देता। किम उसे चोय को मारने की धमकी देता है, लेकिन वॉन को उसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चोय पहले से एक कैंसर की पेशेंट थी, जो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर यांग से मदद की आस लगाए उसके लिए काम कर रही थी। डेनियल भी उसे ढूंढते हुए उसी फ्लोर पर आ जाता है और वो किम से कहता है कि तुम इसे लेकर जाओ और हाना को बचाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ यांग ने हाना की बॉडी से उस लिक्विड को निकाल लिया था। हाना उससे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, अगर आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती तो उसे भी तुम्हें अपना पिता कहने पर शर्म आती। ये सुन यांग बहुत गुस्सा हो जाता है। हाना अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो मारने के लिए एक स्कैल्प उठाता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। यांग जब खुद को आईने में देखता है तो उसे अपने चेहरे पर अपनी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। हाना उस पर हंसने लगती है और उसे बताती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जो पानी दिया था मैंने उसकी एक बूंद भी नहीं पी। यांग को पता था कि ये साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं, और ऊपर से उसके पास इसका कोई इलाज भी नहीं था। इसी बीच किम उनकी लैब तक पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यांग उसे कहता है कि अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, जिसके बाद किम को अपने हथियार नीचे रखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन डेनियल को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के बाद भी डेनियल बहुत ताकतवर था। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में डेनियल वॉन के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर उसे मार देता है। हम देखते हैं कि यांग यहाँ से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी की बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके वहां से भागने लगता है। चोई यांग से उसे भी अपने साथ ले चलने की रिक्वेस्ट करती है, पर यांग बोला, तुम वैसे भी मरने वाली हो, मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम मेरे साथ आकर क्या करोगी। बस इतना कहकर उसने लैब में ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके धमाके से उस टीचर की मौत हो गई। हालांकि किम और हाना एक टेबल के पीछे छुपकर खुद को उस एक्सप्लोजन से बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर यांग उस अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, उन बच्चों के परिवार वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उससे अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, और जब यांग उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो पूरी भीड़ उसे मिलकर पीटने लगती है। सभी उस पर बहुत गुस्सा थे। इससे पहले कि वो लोग उसे पीट कर मार डालते, यांग एक असॉल्ट राइफल उठाकर उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। उसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया था और इसी वजह से वो अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जब यांग को होश आया तो उसकी नजर उस सूटकेस पर पड़ती है जिसके अंदर उसने अपनी बेटी की बॉडी रखी थी।
वो देखता है कि उसने गलती से उस सूटकेस पर भी फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी का शरीर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उसे किसी भी तरह जिंदा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। हाना कहती है, तुम उसे पहले भी नहीं बचा सकते थे और अब भी नहीं, वो जा चुकी है। तुमने जो इतने मासूम लोगों के साथ किया, ये उसी का फल है। यांग अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसे मानता था, इसलिए वो मरने से पहले हाना को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गन हाना की तरफ करता है, डेनियल उसे गोली मार देता है और इस तरह उस डॉक्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर में हाना अपनी दादी की कब्र के पास जाती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन लोगों ने उन्हें मार दिया है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा था। उस अपार्टमेंट के साथ कैंप के बच्चों और वहां के लोगों की बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थीं, इसलिए कोई भी दोबारा उसके बाद वहां नहीं गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।